हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री हाईलाइट में। फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ हिस्ट्री पीजीटी केवीएस के आए हुए लगभग 40 प्रश्नों को आपके साथ शेयर किया था, उनकी आंसर की को लेके डिस्कस किया था। आज मैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। एक क्वेश्चन आया था कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, तांबे का रथ है तो इसमें दैमाबाद अगर ऑप्शन होता तो हम लोग दैमाबाद ही आंसर मानते, लेकिन दैमाबाद ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन सनौली था। तो इसका आंसर सनौली है, क्योंकि अभी सनौली में व्यापक खोजें हुई हैं जिनसे रथ और तलवार प्राप्त हुई है, एक कब्रगाह प्राप्त हुई है। तो और ये रथ और तलवार मिलने से, और ये हड़प्पा काल का है ये सनौली, तो ये माना जा रहा है कि शायद वैदिक आर्यों से इसका कुछ संबंध है, और शायद हड़प्पा और वैदिक काल की एक बीच की कड़ी सनौली साबित हो सकती है, लेकिन ये अभी खोज का विषय है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सनौली ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों में कौन नहीं था। क्वेश्चन है कि कौन नहीं था, तो आंसर है महाकश्यप। महाकश्यप जो थे ये प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, गौतम बुद्ध के मरने के तुरंत बाद अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, तो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, तो इसका आंसर महाकश्यप होगा। हाँ, अगर हम गौतम बुद्ध के 5 शिष्यों की बात करें जिनको उन्होंने सबसे पहले उद्देश्य दिया था, तो वो थे आंज, अस्सजी, भद्दिय, कौंडिन्य और वप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो कि एक विशेष रत्न आयात करने के लिए ही बसाया गया था। तो वो शहर था या वो नगर था सुरतगोई। सुरतगोई फ्रेंड्स अफगानिस्तान में है, आज के अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान से जो हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं वो मात्र 2 हैं, सुरतगोई और मुंडेगाग। इसमें से सुरतगोई से भी लाजवर्द और फिरोजा आयात किया जाता था। वहीं से मतलब पहले अफगानिस्तान आता था लाजवर्द फिरोजा, और वहाँ से भारत आता था। तो ये नगर इसीलिए ही बसाया गया था, ऐसा माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तूप का कौन सा भाग नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिया था कि कौन सा भाग नहीं है। ये 3 ऑप्शन है, अंड, छत्र, हर्मिका। ये तीनों ही भाग स्तूप के होते हैं, तो जो चौथा ऑप्शन था इसका आंसर वही होना चाहिए, मतलब वही था, क्योंकि ये 3 तो होते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि किसके प्रयास से प्रकाशित हुई। तो श्री श्याम शास्त्री हैं, इन्होंने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को खोज निकाला भारत में अलग अलग जगहों से, और इनके ही संपादन में इसको प्रकाशित किया गया, तो इसका श्रेय श्री श्याम शास्त्री को जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अशोक के समय मैसिडोनिया का शासक कौन था। ये एंटीगोनस था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में जो धर्म प्रचारक भेजे थे, उनका मिलान के लिए आया था। तो उसमें मझांतिक आया था, गंधार होगा, मझांती को गंधार भेजा था अशोक ने, और एक सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था। तो ये इसका आंसर है। और क्वेश्चंस की बात करें, अभी मैडुअल की क्वेश्चंस की बात कर लें। मैडुअल का एक क्वेश्चन था कि फिरोज तुगलक के काल में किस संगीत की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये पुस्तक थी राग दर्पण, इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के काल में चित्रित की जाने वाली प्रथम पांडुलिपि कौन सी थी। तो अकबर के काल में पांडुलिपि 2 प्रमुख पांडुलिपि जो उसके शासन के प्रारंभिक काल में चित्रित की गई थी। एक तो खानदान तैमूरिया है, जिसको कि हुमायूं के काल से बनाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है, लेकिन बीच में वो कार्य बंद हो गया, है ना। और जब अकबर आया पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, जब अकबर
भारत में मुगल सत्ता दोबारा से सुदृढ़ हुई, तो अकबर ने खानदान तैमूरिया के को दोबारा से चित्रित कराया या उसको पूरा कराया। तो पहली चित्रित की जाने वाली पांडुलिपि खानदान तैमूरिया थी। मैक्सिमम आप जो बुक्स देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि हमजानामा जो है, हाँ, वो अकबर ने उसको चित्रित कराया, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हमजानामा पहली पहली पांडुलिपि थी जिसको अकबर ने चित्रित कराया। हाँ, बल्कि हमजानामा कई वर्षों में उसको पूरा करवाने में अकबर को कई वर्ष लगे थे, उसको चित्रित करवाने में कई वर्ष लगे थे। और हमजानामा ये जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके चाचा थे। तो ये इस्लाम धर्म में एक पौराणिक चरित्र है हमजानामा, उन्हीं के ऊपर है। लेकिन आंसर इसका हमजानामा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, इसका आंसर खानदान तैमूरिया ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन कौन शामिल हुआ था? तो इसका आंसर है हसन खां मेवाती और महमूद लोदी। फ्रेंड्स, इसमें और ऑप्शन थे, जैसे दौलत खां लोधी था और बहार खां लोहानी था। दौलत खां लोधी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब बाबर भारत आया अपने चौथे आक्रमण के समय, तो दौलत खां लोधी को बंदी बना के इसने बाजार और भेरा के किले में इसको भेज दिया था। और बहार खां लोहानी जो था उसने घाघरा के युद्ध के समय अफगानों का नेतृत्व किया था। और महमूद लोदी भी, ये खानवा के युद्ध के पश्चात महमूद लोदी भी भाग के चला गया था, तो इसने भी घाघरा के युद्ध में इसने भी बहार खां लोहानी के साथ अफगानों का नेतृत्व किया था। तो आंसर यही है, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भक्ति संत संस्कृत में नहीं लिखते थे? तो हम देखेंगे कि भक्ति काल में जो प्रारंभिक संत हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे वो वल्लभाचार्य हों, ये जितने भी प्रारंभिक भक्ति संत थे, इन्होंने अधिकतर जो वैदिक दर्शन था उसी पे लिखा है, और वैदिक दर्शन को ही इन्होंने स्रोत बनाया है। जैसे कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, ये सारे दर्शन दिए, और उन्होंने अधिकतर वैदिक दर्शन की जो किताबें थी उन्हीं पर ही टीका लिखी हुई है। तो इन लोगों ने संस्कृत में लिखा है। लेकिन संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका, इसको इन्होंने मराठी में लिखा था। इसको मराठी में गीता पर टीका माना जाता है। और क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो मॉडर्न के 2 क्वेश्चंस अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि अंग्रेजों की गाजर एवं छड़ी की नीति के अनुसार अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार गाजर है तो छड़ी क्या है? मतलब कि गाजर और छड़ी, गाजर का यहाँ पे अर्थ उदारवादी नीति, छड़ी का अर्थ है कि थोड़ी सख्त नीतियाँ। तो अगर गाजर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड गाजर है ना, एक उदार नीति है या आकर्षित भारतीयों को करने के लिए है, तो छड़ी की नीति क्या है? तो ये है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट में क्या था कि ये क्रांतिकारी विद्रोह जो भारत में उस समय बढ़ रहे थे उनको दबाने के लिए इस रॉलेट एक्ट को लेके आए थे अंग्रेज। और इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का इसको एक्ट कहा गया, इसे काला एक्ट कहा गया। तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, माइकल ओडायर को मारने के लिए किससे फांसी दी गई थी? तो सरदार उधम सिंह को माइकल ओडायर को मारने के लिए फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। पहले ये बात करते, तो पेपर की लेवल की बात करें तो जो क्वेश्चन थे वो जनरल ही क्वेश्चन थे। जैसे कि इस बार के पहले की अगर पेपर को हम लोग देखें तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और कट ऑफ भी कम ही गई थी। लेकिन इस बार का पेपर जो था उसके जो क्वेश्चंस थे वो जनरल क्वेश्चंस थे, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाएंगे।
इसके बाद ये तो है कि हाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। दूसरी बात करें कि सिलेबस को कितना ध्यान में रखा गया, तो सिलेबस में मैं कहूँगी कि 2-4 ऐसे टॉपिक थे जहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन जहाँ से आए ही नहीं थे। जैसे कि 1857 की क्रांति थी, संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, विजयनगर साम्राज्य से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और कौन सा टॉपिक, जैसे मेसोपोटामिया से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना। और सारे क्वेश्चन जनरल ही क्वेश्चन आए थे। और पिछली हर बार की तरह देखें, जैसे कि हर बार 10-12 क्वेश्चन आते वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चन आए थे। 20 तो आप मान ही लीजिए, 20 क्वेश्चन आए थे। और बात करें कि लेवल क्या था, तो लेवल में जो कॉन्सेप्ट था वो तो था ही, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर थे उनसे क्वेश्चंस काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। और जैसे कि जिन्होंने टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया, तो उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और शायद वो ही सिलेक्शन ले रहे हैं वही लोग। और मैं बात करूं कि आउट ऑफ सिलेबस क्या आया था, क्या इसकी बात करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस, एक तो हमने देखा कि सिलेबस के कुछ टॉपिक्स तो छुए ही नहीं हैं केवीएस, इस पेपर में केवीएस ने। और कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में मुगल काल में देखें, मुगल काल था सिलेबस में, मुगल काल के बाद देखें तो सीधे 1857 की क्रांति थी सिलेबस में। तो मुगल काल में भी जो उनकी भू राजस्व नीतियाँ हैं, औरंगजेब के ही पास तक था। ये नहीं है कि उत्तरवर्ती मुगल थे, ऐसा नहीं है, औरंगजेब तक ही था। तो अगर केवल यही मुगल काल में भक्ति, सूफी और यही सारे थे, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था, तो ये मुझे लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जो महान मुगल है उनके टाइम का तो नहीं है, 1857 की क्रांति के बाद का भी नहीं है। तो ये मुझे लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक था कि वांडेवास के युद्ध में किसने किसको पराजित किया, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही लगा मुझे। एक था कि टीपू किस युद्ध में पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हुई, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ये 1799 में ये युद्ध हुआ था, चतुर्थांग मैसूर युद्ध। तो इसको अगर हम लोग पढ़ें एक चैप्टर के रूप में, तो ये अंग्रेज़ों के पहले, मतलब अंग्रेज जब प्रारंभ में आए थे तो उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वहाँ पे ये टॉपिक आएगा। महान मुगलों के टाइम में ये टॉपिक नहीं है। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था वांडेवास का युद्ध, ये भी 1761 में हुआ, तो ये भी महान मुगलों से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो ये भी मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब कुछ सिलेबस ही के हिसाब से आया था। हाँ, मैं ये कहूँगी कि जैसा केवीएस में टाइम कम दिया गया था इस बार, कि आपको उतना टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस ठीक आए थे। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ गए हों, क्वेश्चंस अच्छे थे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर खूब क्वेश्चंस लगाए हैं अदर स्टेट के, केवीएस के, एनवीएस के, यूपी टीजीटी पीजीटी के और भी स्टेट के, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पेपर किया होगा। तो फ्रेंड्स, हो गया ये आज का वीडियो। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। अगर आपको ये चैनल मेरा काम या मेरा प्रयास ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।